अगर आप भी बचपन में याद नहीं रख पाते थे चीज़ों को, पढ़ाई के कारण कई बार आपको डिप्रेशन हो जाया करता था, आप याद नहीं रख पाते थे, तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक पर्सन मौजूद हैं। अगर आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को, आप अपनी लाइफ में कैसे अपनी मेमोरी को और बेस्ट बना सकते हैं, तो हमारे साथ आज द वन एंड ओनली मेमोरी किंग हिम्मत भारद्वाज जी कनेक्टेड हैं, जो आपको आज सिखाने वाले हैं अपनी मेमोरी को मजबूत बनाना। इनके नाम 34 से भी ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक इंसान के नाम पर है 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया में ऐसे 34 काम केवल हिम्मत भारद्वाज जी ने ही किए हैं। हिम्मत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत उत्साहित हूं आपसे आज मिलके, क्योंकि आज मैं आपके साथ लोगों के जीवन में उनकी याददाश्त की कमी में होने वाली चीजों को हमेशा के लिए गायब हम मिलके करने वाले हैं। कैसे थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। तो सर, पहला मेरा सवाल आपके साथ जी। वैसे ना, मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे और कई मेमोरी की टेक्निक मैंने आपकी देखी। आप फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बड़ी बातचीत करते हैं। उससे पहले सर, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड सुनने बड़ा अच्छा लगता है, 34 वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है, लेकिन सर वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि दुनिया में किसी एक इंसान ने वही काम किया है। इतनी बड़ी दुनिया है सर, इतने सारे देश हैं, उस पूरे देशों में, पूरे लोगों में, पूरी जनसंख्या में केवल आप ऐसे हैं जिन्होंने 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने निश में अलग अलग बनाए। तो सर, क्या रही आपकी जर्नी यहाँ तक पहुंचने की, संघर्ष की जर्नी, और साथ में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाए हैं उसके पीछे का एक बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है। ये 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं इसलिए बना पाया क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मैं बिलो एवरेज था। मतलब मेरी मेमोरी भी वीक थी, मेरा मैथ भी वीक था। जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी गांव में रहता था। बिल्कुल। और 10th क्लास तक बिल्कुल पढ़ता। गांव कहाँ था आपका? मेरा गांव सालावास, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। हरियाणा से हैं, देख के लग रहा सर को ना पर्सनालिटी दमखम वाली। बिल्कुल। तो गांव में रहते थे, तो गांव का जो इन्वायरमेंट होता, मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल था वो ज्यादा पढ़ता लिखता नहीं था, तो मैं भी उनमें रहता था, तो मेरी भी वैसी विचारधारा, वेल्ले वाले है ना, वेल्ले वाले विचारधारा बन गई थी। ताश पीटना है, इधर उधर घूमना फिरना है। तो मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता था। वो लगातार मुझे मोटिवेट करते थे कि भाई पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। मैं कहता था, क्योंकि उनकी विचारधारा, जो दोस्तों की विचारधारा थी कि भाई जब काम ही करना है तो काम अभी करना शुरू कर देते, पढ़ने लिखने से क्या फायदा होगा। मतलब पढ़ाई को तवज्जो कम, काम को तवज्जो ज्यादा, जबकि पढ़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल मौका मिल रहा था, और लगातार मुझे मोटिवेट किया जाता था कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मेरे पापा आर्मी से रिटायर थे। पापा की बात, आर्मी से? हाँ, आर्मी से। मेरे पूरे बैकग्राउंड जो है, मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे चाचा, सब आर्मी से। उन्होंने देश की सेवा की, देश की बॉर्डर पे सेवा की। सर, देश की सेवा कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्या बात। थैंक यू सो मच। तो उस समय क्योंकि एज काफी कम थी, तो पापा की बात समझ में नहीं आती थी, मम्मी की बात समझ नहीं आती थी। बुरी लगती होगी, और बुरी लगती थी, गुस्सा आता होगा, क्यों समझा रहे हैं। और किन की बात समझ में आती थी? दोस्तों की। तो मैंने फिर जैसे वो कर रहे थे, मैंने भी अपने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। मैंने सबसे पहले आरा मशीन पे काम करना शुरू किया। आरा मशीन जहाँ लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ी काटते हैं ना, कि स्कूल से बंक कर दिया, स्कूल में नहीं जाना है, वहां पे जाके काम करना शुरू कर दिया। मैंने वही पापा को रटी रटाई बात कि जब काम ही करना है तो मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने। ठीक है। पापा कहते थे कि ऐसे पैसे नहीं कमा पाओगे, वो मैं आपको कमा के दिखाता हूँ। गलत माइंडसेट डाल दिया आपने। हाँ, मैं उनको डेमो दिखाना चाहता था, तो वो डेमो के चक्कर में मैंने आरा मशीन पे काम करना शुरू कर दिया कि देखो मैं पैसे कमा के ला सकता हूँ। कुछ दिन काम किया तो पसीने भी आए, मेहनत की, और बड़ा लगा कि यार बड़ा मुश्किल काम है, इससे अच्छा तो पढ़ाई है। तो मुझे लगा कि काम बदलते हैं, तो मैंने अपना काम बदल दिया। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया, न्यूज़पेपर डालना, घर घर न्यूज़पेपर डालना। तो पास में एक सिटी थी, हाँ, होकर का काम करना। शहर था कोसली, मेरे गांव से थोड़ी सी दूर है। तो वहाँ पे सुबह 3 बजे साइकिल लेके वहाँ जाना होता था, और सबसे पहले जितनी भी शॉप वगैरह दुकानें थी उनके न्यूज़पेपर डालना। और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो जो न्यूज़पेपर बच गए हैं उनको लेके आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाओ, साइकिल लेके अपना, जो भी पैसेंजर आएंगे आप उनको देना, और मस्त। तो मुझे वो काम पसंद आया, मुझे अच्छा लग रहा था कि सुबह 3 बजे जाना है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, लेकिन अच्छा लग रहा था। उसमें कमी बस एक ही थी कि जब भी ट्रेन रुकती थी, कोई ना कोई बंदा गाँव का जरूर होता था उसमें। आपके गांव का? मेरे गांव का। और वो जब भी मुझे देखता था थोड़ा सा हंसता था जब भी। तो मैंने एक सॉल्यूशन उसका निकाला कि जैसे ही कोई गांव का बंदा उतरेगा, मैं चेहरा थोड़ा सा जो है ना फेस टर्न कर लिया करूँगा, ताकि मैं दिखूं ना। एक बार ऐसा हुआ कि एक बिल्कुल पड़ोसी है ना, पड़ोसी ट्रेन से उतरे, तो मैंने देख लिया उनको दूर से। तो मैं जैसे ही टर्न करने लगा, उन्होंने मुझे देख लिया, मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुझे कुछ नहीं बोला, घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मम्मी पापा बैठे थे, उन्होंने मम्मी पापा की क्लास ले ली कि बच्चे को पढ़ाना लिखाना है नहीं, इसके पैसे पे ही अपना गुजारा करना है। कभी आरा मशीन पे काम कर रहा है, कभी न्यूज़पेपर डाल रहा है।
तो मतलब बहुत खरी खोटी मम्मी पापा को उन्होंने, मतलब खुद के जीवन से तकलीफ नहीं है उसको, आप जो काम कर रहे हो उससे हाँ, तकलीफ उससे थी। तकलीफ थी। तो पड़ोसी तो खूब कहानी उनकी खराब क्लास करते हैं। लेने के बाद में वो चला गया। अब घर पे मैं आया, घर पे जब मैं आया तो मैंने देखा घर में एक वो माहौल जो था सन्नाटा था, और पापा जो था ना उनकी आंखों में पानी देखा मैंने, मतलब बड़े मायूस से लगे और मतलब बड़े लाचार से लगे। तो वो कह भी रहे थे यार मैं लाचार हो गया, मैं कैसे समझाऊं, ठीक है। तो तेरी वजह से मुझे वो बंदा आके सुना के चला आके सुना के गया है इतना ज्यादा, और मुझे नहीं तेरी माँ को भी सुना के गया। तब मुझे फील हुआ कि शायद मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत काम कर रहा हूँ। जब तक बेइज्जती ना हो तब तक आदमी को अकल नहीं हाँ, आती है। तो उस दिन मैंने ये तो ठान लिया था कि अब ये काम तो नहीं करने, अब ये काम नहीं करने। तो करना क्या है, तो मैंने उस दिन अपनी मदर को प्रॉमिस भी किया था। मम्मी ने मुझे एक बात कही थी, बेटा पढ़ेगा, पढ़ना है। तो मैंने माँ को बोला था कि हाँ माँ मैं पढ़ूंगा, और मैं इतना पढ़ूंगा एक दिन ये दुनिया मुझे पढ़ेगी। क्या बात है, वो सच भी हो गया जो मैनिफेस्टेशन, वो इमेजिनेशन। वो मतलब बोली गई बात। उसके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सर्कल तो वही था, तो जैसे तैसे करके मैंने 10th तो कर ली, क्योंकि अब मैं उस सर्कल में नहीं बैठता था। तो जैसे तैसे करके वो आते थे, बुलाने आते थे, और वो फिर वही माइंड डाइवर्ट करते थे, है ना। तो मैंने अपनी 10th तो पास कर ली थी। उसके बाद मैंने पापा को एक बात बोली कि मुझे ना यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे ना एक बड़े स्कूल में भेज दो कहीं। एक उस टाइम पे महेंद्रगढ़, और आज भी महेंद्रगढ़ सिटी जो है एजुकेशन हब बोला जाता है। वहाँ बड़े बड़े स्कूल्स है, बड़े अच्छे टीचर्स हैं, कोटा के, मुखर्जी नगर के, राजेंद्र नगर के टीचर वहाँ आके पढ़ाते हैं। ये महेंद्रगढ़ कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ ये हरियाणा में ही है। अच्छा, हरियाणा में ही है। हरियाणा में ही है। ठीक है। तो और एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, मतलब बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। तो उनमें से एक स्कूल का नाम तो नहीं ले सकता मैं, स्कूल में मेरा, क्योंकि वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा अच्छा नहीं रहा था। तो स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। पापा ने मना भी किया कि यार देख लेना, मेरा इतना बजट नहीं है। मैंने तब भी लगा दे। हाँ, बजट नहीं है, और पढ़ाई लिखाई कर लोगे ना, माँ पापा मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे भरोसा करो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ पे और कुछ बनने जा रहा हूँ। तो बड़ा सपना लेके बड़े स्कूल में मैं पहुंच गया। ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, जो भी उनके पास सेविंग बेचारे की थी वो सारी सेविंग उन्होंने दे दी। मैं जिस उम्मीद से गया था वो उम्मीद वहां जाके टूट गई, क्योंकि वो जो बड़ा स्कूल था उसके जो टीचर्स थे, कुछ टीचर, मैं ये नहीं कहता कि सारे टीचर, वहां पे 2-3 टीचर ऐसे थे जो बड़ी छोटी सोच के थे, बड़ी छोटी सोच के थे। उन्होंने ना जाने क्या सूझा कि मतलब जब मैं गांव में रहता था तो क्या होता था, कुश्ती वगैरह हम करते थे, जिम वगैरह करते थे, शरीर वगैरह अच्छा था। तो उनको स्टार्टिंग से ही ऐसा लगा कि ये लड़का है ना, ये डिसिप्लिन स्कूल का खराब करेगा, पढ़ने लिखने नहीं आया। तो इस पे स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी बाउंडेशन लगाना, इसको थोड़ा सा स्टिक रखना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त बने, उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो 2-3 टीचर हैं इनसे बच के रहना। तो यार बच के क्यों रहूं, मुझे तो पढ़ना है, मैं तो पढ़ने आया हूँ यहाँ पे, है ना। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब एक हमारे वहाँ पे हिंदी के टीचर थे, उन्होंने बोला कि भाई कुछ एक चैप्टर दिया याद करने के लिए कि इस चैप्टर को याद करके आना है। मैं घर पे गया, अच्छे से याद किया, लेकिन उस टाइम तक मुझे दिमाग में ये आ गया था कि मुझे यूपीएससी करना, आईएएस बनना। ओके, आईएएस बनना था, क्योंकि वहाँ पे जनरली बच्चे आईएएस वगैरह, बड़ा स्कूल था ना, तो वहाँ यूपीएससी की बातें होती थी, एसएससी वगैरह, जैसा माहौल फिर वैसे दिमाग में सपने आते हैं। तो मैंने यूपीएससी के बारे में ठान लिया था। और जब यूपीएससी के बारे में ठान लिया था तो ये भी पता चला कि भाई यूपीएससी करने का मतलब क्या है कि अपने आंसर राइटिंग आनी चाहिए, अपने थॉट्स होने चाहिए। तो जो चैप्टर मुझे दिया गया था तो उसमें मैंने अपने थोड़े से थॉट्स बनाए, अपने हिसाब से, मतलब उसको याद कर दिया, अपने हिसाब से याद कर लिया। अगले दिन टीचर ने मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैंने उनका आंसर दिया। अब वो आंसर जब मैंने अपने हिसाब से दिया तो उन्होंने उसको गलत बताया कि ये तो गलत है। मेरी सिर्फ एक लाइन हो गई, सर ये गलत कैसे है, ये गलत कैसे है। तो डंडा मंगाया गया, बोला डंडा लेके आओ। डंडा मंगाया गया और बोले हाथ करो। मैंने हाथ सीधे किए। फिर क्वेश्चन, सर क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? मैंने तो आंसर दिया है ना। बोला आप सीधे नहीं, उल्टे हाथ। मतलब मुंह से डंडे से आपको जवाब दे रहे थे। हाँ, उल्टे हाथ करो। तो उल्टे हाथ, मतलब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया था सर्दी का, तो उन्होंने 4 डंडे लगाए बढ़िया वाले उल्टे हाथ में। हाँ, जैसे ही मार रहे थे मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा था, सर क्यों मार रहे हो, सर क्यों मार रहे हो। वो उतनी तेजी से मार रहे थे, ठीक है। उसके बाद बोले बैग उठाओ स्कूल से बाहर। मैंने बैग उठाया, स्कूल से बाहर में जाने लगा। वो थॉट्स चल रहे थे दिमाग में, यार मैं क्या सोच के आया स्कूल में, मेरे पेरेंट्स जो इतना पैसा लगाया था और मैं क्या सोच के आया था, और मैंने तो सपना पा लिया यूपीएससी का, वो कैसे पूरा होगा। तो मैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गया। प्रिंसिपल को सारी की सारी मैंने कहानी बताई कि सर ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने भी 2 थप्पड़ मुझे लगाए कि टीचर को गलत बताता है, टीचर को गलत बताता है।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई देखो मैं यहाँ पे जा तो नहीं सकता, घर तो वापस नहीं जा सकता। तो मैंने फिर प्रिंसिपल सर से भी, टीचर से भी माफ़ी मांगी, मैं आ गया। उस दिन से उस टीचर ने मेरे साथ में मतलब जो बिहेवियर था वो चेंज पूरा कर दिया, क्योंकि हर दिन आना होता, मारना होता, हर दिन आना होता, मारना और बुरा व्यवहार कर दिया। हाँ हाँ, तो डेली ये चीज़ चलती रही। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में करूँ तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं स्कूल से ना कटने लगा। मैं यार ये स्कूल जाऊँगा तो ये मारेगा, स्कूल जाऊँगा डर हो गया। हाँ, पढ़ाई से कटने लगा, पढ़ाई से, स्कूल से बंक करने लगा। धीरे धीरे एग्जाम आ गए। अब एग्जाम आ गए तो कुछ भी तैयारी नहीं है। अब उस एक सब्जेक्ट की वजह से मैं स्कूल में भी नहीं जाता, बाकी सब्जेक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो सभी टीचर्स की नज़र में मेरी इमेज जो थी वो खराब बन गई। अब एग्जाम आए, अब एग्जाम की तैयारी बिल्कुल है नहीं। तो मैंने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन में मेरी पूरी लाइफ बदल दी। डिसीजन ये था कि अगर तो 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं लाइफ में कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने एग्जाम नहीं दिए, एग्जाम दिए ही नहीं। और जैसे ये बात पापा को पता चली, मम्मी पापा को पता चली, तो पापा का तो वही था, विकराल रूप हो गया कि पूरे साल का जितना पैसा लगाया था, जो उम्मीद लगाई थी, जो सोचा था, और पूरे गांव में जो अनाउंसमेंट थी, ठीक है, पैसे का नुकसान हुआ वो तो अलग, समय का नुकसान हुआ वो अलग, जो हर दिन जो बेइज्जती थी ना वो बहुत ज्यादा थी। और इस लेवल पे थी, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे वो रिश्तेदारों से, वो इस लेवल पे थी कि फाइनली पापा ने 1 महीने के अंदर अंदर एक डिसीजन लिया कि हम गांव छोड़ रहे हैं। वो गांव जिस गांव में हम अपने गाय भैंस रखते थे, दूध का काम करते थे, वो गांव जहां हम खेती बाड़ी से भी पैसा कमाते थे, वो गांव जहां पापा की पेंशन भी आती थी, हमारे पास में स्ट्रीम बन गए थे इनकम के। और उस टाइम पे पापा ने एक जैसे तैसे करके एक प्रॉपर्टी भी ले ली थी गुड़गांव में, कि वहां से रेंट आएगा, गांव से खेती से पैसा आएगा, दूध से पैसा आएगा, मेरी पेंशन आएगी। मतलब एक अच्छा सिस्टम हमने सेट कर दिया था। वो प्लानिंग पहले से कर रखी थी। वो पूरी की पूरी प्लानिंग खराब हो गई, पूरी प्लानिंग खराब हो गई। और बोला खेत दे दिए गए, जो गाय भैंस थी वो दे दी गई, घर को ताला लगा दिया गया और गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। तो गांव में घर आप भी आज है आपका? आज भी घर है। अच्छा। आज भी घर है। तो वहाँ रहता नहीं होगा? नहीं, वहाँ कोई रहता नहीं। वहाँ गुड़गांव में शिफ्ट हो गए। अब गुड़गांव में भी जो मकान रेंट के पर्पज से था वो उसी हिसाब से बनाया था, तो वहाँ पे हम शिफ्ट हुए। वो रेंट वाला सिस्टम भी नहीं हुआ। उसके 2 दिन के बाद उन्होंने एक जॉब ज्वाइन की, और वो जॉब थी सिक्योरिटी गार्ड की, पापा ने। ओके, ठीक है। और मुझे एक ही बात बोली थी कि मैं तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ आया हूँ, सब कुछ। अब वो बात लगी दिल पे आपके, है ना। और मैं अपना मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड, एक आर्मी बंदे को, एक आर्मी मैन को आपने सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। तो ये जो चीज थी ना कि यार सब कुछ बदल गया, मेरे एक डिसीजन से सब कुछ बदल गया। क्योंकि उस डिसीजन से मेरी जिंदगी नहीं बदली थी, उस डिसीजन से मेरे माँ बाप की जिंदगी भी बदली थी। तब मैंने सोच लिया था कि एक इंसान अगर मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है ना, तो मैं बहुत कुछ करना है। अब इस इंसान के लिए बहुत कुछ करना है। मतलब टारगेट, गोल, सब कुछ पापा बन गए कि इनको खुश करना है। और वो खुश कैसे होंगे? जब वो फेलियर का टैग हटेगा जो मेरे ऊपर लग गया। अब फेलियर का टैग हटाने के लिए दोबारा से फॉर्म फिल किए गए, सारी चीजें। अब रेगुलर से मेरा वो साल खराब हुआ तो कर क्या सकता था, ओपन से फॉर्म भर दिए गए। ओपन में मैंने बहुत जबरदस्त तैयारी की। ओपन में मैंने ऐसी तैयारी की जैसे मैं रेगुलर करना चाहता था। मतलब इतनी जबरदस्त तैयारी की, अगर मेरे सामने एग्जाम आ गया ना तो मैं लिख दूंगा, सब कुछ टॉप करूंगा। अब वहां पे क्या हुआ, जो एजेंसी थी जिन्होंने मेरे फॉर्म फिल कराए, वो एजेंसी फ्रॉड निकली। वो एजेंसी फ्रॉड निकली। सबके एग्जाम हुए, मेरे एग्जाम नहीं हुए। वो ओके, 2 साल 2 साल भी आपके वो वेस्ट हो गए। 2 साल ठप्पा, टैग फेलियर का सब जगह। मतलब ये हो गया कि 2 साल ये लड़का फेल हुआ है। मैं जनरली कहता था पापा को कि मैं फेल नहीं हुआ, ना मैं वहां फेल हुआ, ना मैं यहाँ फेल हुआ, ना मैं आगे फेल होऊंगा। मानता कौन मेरी, सुनता। गलती मेरी थी, मेरी ट्रस्ट मुझ पे था, मेरी मदर का। क्योंकि मेरी मदर देखती थी ना, ये डेली पढ़ रहा है। कई बार देखती थी ये सुबह 2 बजे उठ के पढ़ रहा है, 3 बजे उठ के पढ़ रहा है। तो मम्मी कहती थी बेटा ओपन से कोई बात नहीं, वैसे भी करा देते हैं ओपन से। ना, मैं अपनी मेहनत से करूंगा, मुझे पढ़ के करना है। तो मैं मम्मी को कहता था, मम्मी बोली मैं जानती हूँ। तो मैं एक बार समझाऊं ना पापा को कि उम्र क्या होगी उस समय आपकी? उम्र मेरी वही 16-17 साल। ओके। हाँ। फिर मैंने बोला मम्मी को समझाओ ना पापा को जैसे तैसे करके। तो वो बेचारी ने डांट फाट खा के बहुत खाई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खाई। तो समझाया पापा को कि एक बार और ट्राई करो, एक बार और ट्राई करा। फिर ट्राई किया गया और फिर ट्राई किया गया। तो अब की बार मैंने उसको टॉप किया। क्या? अब की बार टॉप किया। और फिर पापा को ये समझ में भी आया, मैंने उनको समझाया कि उस स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ था, इस एजेंसी ने मेरे साथ क्या किया।
मेरे 2 साल खराब नहीं होने थे, लेकिन मुझे एक चीज ही पता थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। शायद अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि अच्छा लगने लायक कुछ था ही नहीं। अगर वो नहीं होता तो फिर गांव से हाँ, मेरा गांव छूट चुका था, सब कुछ छूट चुका था। मैंने 12th टॉप की, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं था कि, क्योंकि जिस दिन वो 12th टॉप की ना, तो पापा जैसे ऐसे चलते थे ना, गर्दन ऐसे हो गई। और फिर वो गली में जो घूमता, आज भी वो दिन मुझे याद है जब वो पापा ऐसे करके चल रहे थे। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया था कि ये गर्दन कभी भी नीचे नहीं झुकेगी जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे झुकना पड़ जाए, इस गर्दन को नहीं झुकने दूंगा। सबसे पहला डिसीजन था कि कोई अच्छा कॉलेज मिले मुझे, जहां मैं फिर से यूपीएससी की तैयारी करूं, जहां मैं फिर से आईएएस की तैयारी करूं। गुड़गांव में 2 कॉलेज थे, तो वहां पे एक कॉलेज नया बना था, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 गुड़गांव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 9 गुड़गांव। तो वो कॉलेज जो था, मेरी इंट्यूशन बार बार मुझे वहां पे ले जा रही थी। मेरी जो अंतरात्मा है ना, मैं बहुत मानता हूँ इंट्यूशन। दिमाग कह रहा था कि दूसरा कॉलेज लेना है, जो बड़ा कॉलेज था, जो पुराना था, जहाँ बड़े प्रोफेसर थे, जहाँ बच्चे बहुत थे, जहाँ मतलब बहुत कुछ हो सकता माहौल था पूरा। लेकिन अंतरात्मा नहीं कह रहे थे, इंट्यूशन नहीं जा रहे थे, इंट्यूशन इधर जा रही थी, नए कॉलेज की तरफ। ठीक है। और मैं इंट्यूशन की तरफ चल दी। हालांकि वहां भी पापा का जो डिसीजन था कि वो दूसरे कॉलेज में जा, जो वो दूसरा वो वाला कॉलेज था। अब यहाँ भी उनको लगा कि मेरी बात नहीं मानी जा रही। मैं कह रहा पापा मेरा मन वहां कर रहा है, वहां जाने दो मुझे। तो पापा बोले जा भाई, अगर आपकी मर्जी। मैं चला गया वहां पे। तो वहां जब कॉलेज में गया, तो वहां संयोग से मुझे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिले, बहुत ही अच्छे। तो जितने भी प्रोफेसर्स थे, वो पूरा एक अच्छा सर्कल बन गया हमारा। और अच्छा सर्कल बन गया तो एक यूथ फेस्टिवल आने वाला था। तो यूथ फेस्टिवल में एक इवेंट था संस्कृत डिक्लेमेशन का, संसद में भाषण का। तो मुझे लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, यूथ फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। और यहाँ से जो मेरे अंदर जो टैग लगे हुए हैं, उन टैग्स को मैं हटा सकता हूँ, फेलियर वाले। तो यूथ फेस्टिवल में मैंने संस्कृत डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया। संस्कृत में भाषण देना था, 6 पेज थे, और मैंने वो सारे के सारे रट डाले, इतनी प्रैक्टिस कर डाली। और जब वो यूथ फेस्टिवल हुआ, जुनून सवार हो गया। हाँ, जुनून सवार हो गया ना। मैं दीवारों के सामने, गाय भैंस के सामने, मंदिरों में, हर जगह वो सुना रहा था। मतलब मुझे ये था कि ये यूथ फेस्टिवल मैंने इतना जबरदस्त तैयार कर लिया है कि अगर तो ये संस्कृत डिक्लेमेशन रात को भी पूछा जाएगा तो भी मैं बिल्कुल सही ही बोलूंगा। तो 2nd पोजीशन भी आ गई उसमें। तो इस तरीके से बीए फर्स्ट ईयर में मैंने कई सारे अवार्ड जीते स्कूल के, कॉलेज के। और बीए 2nd ईयर में कॉलेज के लगभग सारे अवार्ड, कॉलेज का सबसे बड़ा अवार्ड बोला जाता है रोल ऑफ ऑनर अवार्ड। तो वो भी मैंने अपना नाम कर लिया था। इतने अवार्ड होने के बाद भी वो टैग नहीं हट रहे थे, जो टैग लगे ना फेलियर वाले। मैं पापा को कॉलेज लेके जाता था, वहां दिखाता था, प्रोफेसर पापा की इज्जत करते थे कि आपका बेटा इतना अच्छा है, देखो वो हर चीज में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है। मतलब कॉलेज की शान है, स्टार है, रोल ऑफ ऑनर, ये जीता जागता रोल ऑफ ऑनर है। लेकिन वो टैग नहीं हट रहे थे, क्योंकि वो चीज हम कहीं दिखा नहीं पा रहे थे ना। वो तो रिश्तेदार आके कह रहे नहीं, झूठ है, सब झूठ है। वो टैग 2 साल खराब किए, 2 साल का फेलियर है। उन्हीं दिनों क्या हुआ था राजेंद्र भाई, मैं है ना अक्सर ये सोचा करता था, क्योंकि जब मैं ये डिक्लेमेशन वगैरह बोलता था, यार इतना कुछ याद करना पड़ता है, या मुझे आगे यूपीएससी करनी है, तो इतना सिलेबस में याद कैसे करूंगा। तो मैं अक्सर गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे जाता था, वहाँ एक बुक शॉप थी, वहां मैं जाता रहता था। वहां पे मुझे एक किताब मिल गई, वो एक किताब मिली। तो वो जो किताब थी, वो उसका नाम था डायनामिक मेमोरी मेथड्स। उस किताब का डायनामिक मेमोरी मेथड्स। ठीक है। तो जब उस पे मेमोरी मेथड्स का नाम देखा ना, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है। मैंने उस किताब को ले लिया और उस किताब को लेके पढ़ा। तो उसमें से ना बहुत ज्यादा टेक्निक तो नहीं थी, एक छोटी सी टेक्निक लिखी थी जिसका नाम था चेन मेथड। कुछ वर्ड्स दिए गए थे और उसको चेन मेथड से याद करा दिया गया था। वहां से मुझे वो एक चीज थी ना, वो इंटरेस्ट बन गया था कि कुछ तो है, कुछ अलग है इसमें, कुछ अलग है। और अगर मैं ऐसी कई सारी किताबें पढ़ लूं तो मुझे वो खजाना मिल सकता है जिससे मैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। फिर सेम ऑथर की मैंने सारी किताबें पढ़ी। फिर मैंने देखा इंडिया में ऐसे कितने ऑथर्स हैं जो इस तरीके की किताबें लिख रहे हैं। फिर मैंने देखा कि दुनिया में कितने ऐसे ऑथर्स हैं जो इस तरीके की किताबें लिख रहे हैं। मैंने पूरी मेमोरी की एक लाइब्रेरी बना ली, इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ डाली। फिर क्या हुआ, जो फेलियर का टैग तो हटाना था, कॉलेज के सारे अवार्ड में जीत चुका था, तो प्रोफेसर से मैं पूछता रहता था, भाई मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा टैग हट जाए। एक दिन जब लगातार आप सोचते रहते हैं ना कि कुछ बड़ा करना है, कुछ तगड़ा करना है, तो एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि किसी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड के बारे में। किस चीज में? उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था कैलेंडर का। कैलेंडर मतलब उन्होंने 20,000 साल का कैलेंडर याद किया था। 20,000 साल का कैलेंडर याद कर लिया। कैलेंडर याद है, वो कोडिंग बेस होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, 20,000 साल का। तो वहां से मेरे दिमाग में आ गया, क्या मैं नेशनल रिकॉर्ड बना सकता हूँ? मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा, तो उन्होंने बताया, बेटा अगर आप रोल ऑफ ऑनर जीत सकते हो तो आप नेशनल रिकॉर्ड भी बना सकते हो। प्रैक्टिस शुरू हो गई।
प्रैक्टिस शुरू हो गई, इतनी सारी प्रैक्टिस, जो मैं 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड पे ही आ रहा हूँ कि 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाए। जब मेरा पहला नेशनल रिकॉर्ड मैं बनाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने तैयारी शुरू की थी फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन की। क्यूब कैलकुलेशन क्या होती है? क्यूब कैलकुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए आपको दिया गया 98, एक नंबर दिया गया, इसको 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 98 इंटू 98 इंटू 98 तो क्या आंसर आएगा, और वो आपको पेन पेपर से नहीं बताना, वो आपको दिमाग से बताना। अच्छा। उसकी प्रैक्टिस मैंने शुरू की और उसमें मुझे क्या था, 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्यूब्स थे वो सारे के सारे कैलकुलेट करने थे। 1 से लेकर 100 तक कम से कम टाइम में 6 महीने प्रैक्टिस की, कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस की मैंने उसकी। मेरी जो लास्ट टाइमिंग आई थी वो आई थी 4 मिनट 42 सेकंड में, मैंने वो 1 से लेकर 100 तक करके दिखा दिए। ठीक है। मैं 2 महीने तक रिजल्ट का वेट करता रहा, मुझे लग रहा था मेरा नेशनल रिकॉर्ड बन गया, नेशनल रिकॉर्ड नहीं बना। जब रिजल्ट आया उसमें था अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन का मतलब है कि आपको सिंपल एक प्रशंसा दी जाती है, ये रिकॉर्ड कंसीडर हम नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड कंसीडर हम तब करेंगे जब इसी चीज को आप 3 मिनट में करके दिखाओगे। 4 मिनट 42 सेकंड, 4 मिनट 42 सेकंड को मैं 3 मिनट कैसे करूं, क्योंकि 6 महीने मैंने प्रैक्टिस की थी। 6 महीने में ये मेरी बेस्ट टाइमिंग थी। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इस रिकॉर्ड को क्विट कर दूं कि यार छोड़ो कोई दूसरा देखेंगे, या इस पे और मेहनत करूं। तो मैं ब्रूस ली को बड़ा सुनता था, ब्रूस ली को। वो कहते थे कि यार लिमिट नहीं होती, कुछ भी लिमिट नहीं होती, आप लगातार इस चीज को अगर आप प्रैक्टिस करो। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको 10,000 बार प्रैक्टिस करके 4:42 में मैं ले आया, तो अगर मैं 10,000 बार और प्रैक्टिस करूं तो क्या मैं इसको कम कर सकता हूँ। अगले 6 महीने और प्रैक्टिस की और फाइनली जो टाइमिंग आई, आप इमेजिन कीजिए कितनी टाइमिंग आई होगी, 1 मिनट 38 सेकेंड। क्या बात है। मैंने 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाए। वो रिकॉर्ड आज भी अनब्रेकेबल है। और जब मुझे एक चीज की लत लग जाती है ना, क्योंकि जैसे ही रिकॉर्ड बना तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है उसके जो गुड़गांव का जो पुल आउट आता है, गुड़गांव में रहते थे, उसके फ्रंट पेज पे जब स्टोरी आई और मेरे पापा जब वो गार्ड के रूम में बैठे थे और वहां पे संयोग से हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जाता था, और जब उस पेपर को पढ़ रहे हैं, उसमें अपने बेटे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनकी आंखों में वो जो, क्योंकि मैं जैसे ही वो अखबार था ना, तो मैं भाग के उनके वो जो उनका एक रूम बना रखा था गार्ड रूम, वहां पे जा रहा था, तो वो पढ़ रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि यार मतलब मैं गलत था, उन्होंने उस दिन कहा कि जो मैं इतनी बातें बोल रहा था इतने दिन से, मैं गलत था। तब मैंने कहा था कि पापा आप गलत नहीं हो, और मैं अब वो करके दिखाऊंगा जो हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। और कभी कोई करेगा तो उस चीज को वो मेरे बच्चे ही करेंगे। अगर मेरे उन रिकॉर्ड्स को अगर ब्रेक करेंगे तो मेरे बच्चे ही करेंगे, और खानदान में जो इतने आपको टॉर्चर किया गया, जो ताने मारे गए ना, और कोई नहीं कर पाएगा। तो गांव में जब फिर गया होगा अखबार, तो फिर पता लग गया होगा। गांव में अखबार गया तो वो जो फेलियर का टैग था ना, जो इतने सालों का था, तो हमेशा लग गया। चुटकियों में सफलता हटा देती है। एक दिन में मैंने टैग को हटते देखा, एक दिन में। जैसे ही नेशनल रिकॉर्ड का ठप्पा, वो न्यूज़पेपर, अब कहाँ मैंने वो जो, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप का जमाना आ चुका था, मैंने सबको जब वो भेजा स्टोरी, सब कहाँ गुमसुम सब, ठीक है। अब कोई नहीं कहने वाला था ये फेलियर, क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है। तब मैंने देखा कि इसमें इतनी ताकत है जिसने मेरे लेवल को हटा दिया। अब मैं ये रिकॉर्ड्स बनाऊंगा। फिर मैं एक के बाद एक 6 महीने नेशनल रिकॉर्ड बनाए। जब नेशनल बनाए तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि नेशनल बना सकता हूं तो क्या वर्ल्ड भी बना सकता हूं। फिर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड के बाद आया कि क्या मैं अपने रिकॉर्ड को बार बार ब्रेक कर सकता हूं, क्योंकि वो ब्रूस ली को तो मैं अपना आइडल मानता हूं कि यार अपने आप को हमें लिमिट नहीं करना, इस रिकॉर्ड को तब तक ब्रेक करते जाओ। तो ये जो 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सारे के सारे नए नहीं है, इसमें कई रिकॉर्ड रिपीटेड रिकॉर्ड है। जैसे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड है, मैंने 21 सेकंड में 118 एलिमेंट रिकॉल किए हुए। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट मैंने 21 सेकंड में रिकॉल किए हुए। तो जब ये पहली बार रिकॉर्ड बनाया तो मैंने इसको 50 सेकंड में बनाया, फिर मैं इसको 35 पे लेके आया, फिर मैं इसको 26 पे लेके आया, फिर मैं इसको 21 पे लेके आया। मतलब एक रिकॉर्ड को मैंने कई बार ब्रेक किया। तो अगर आप चाहेंगे ना, तो मैं ऑडियंस के सामने भी इस चीज को, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल का एक हल्का सा डेमो जरूर। केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है सबसे टफ मानी जाती है। इसको मैंने एक दिन में याद किया हुआ है, एक दिन में याद किया हुआ। हालांकि इसको 21 सेकंड में रिकॉल करने में मुझे 6 महीने लगे थे, काफी प्रैक्टिस की थी। तो स्पीड बनाने में प्रैक्टिस लगी, लेकिन याद करने में प्रैक्टिस नहीं लगी। मैं आपके सामने रिकॉल करके दिखाता हूं।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्टियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लैथियम, सीरियम, प्रासिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, साइमेरियम, यूरोपियम, डोलोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोनियम, एर्बियम, थोरियम, एटिबियम, लुटेशियम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, विस्फित, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडोन, फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यून, प्लूटोनियम, अमरीकियम, क्यूरियम, ब्रिकेलियम, कैलिफोर्नियम, आंस्टीनियम, परमियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्सियम, रदरफोर्डियम, ड्यूनियम, सुबोर्जियम, बोरियम, हास्नियम, मैग्नीशियम, टंगस्टेनियम, ब्रोंजेनियम, कॉपरनेशियम, अनंटीरियम, अनंटोडियम, अनपेंटियम, अनहेक्सियम, स्पेक्ट्रम, अनऑक्टियम। क्या बात तो है, ये क्या एक रिकॉर्ड है, और ये बहुत आप स्लो मोशन में मैंने बोला है। जब मैंने इसको 21 सेकंड में बोला था, तो वो अगर मैं उस स्पीड से रिकॉल करूंगा तो ऑडियंस उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये नेशनल रिकॉर्ड बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, बहुत सारे इन्वेंशंस की, और वो अपने जो टैग थे फेलियर वाले, वो टैग हटाए और अपने पेरेंट्स मेरे को एक चीज समझ में आई ना कि आपने जब इस चीज को माना कि मुझे कुछ करना है, तो वहां से ना आपका हाइपर फोकस निकल के आया। और सर ये हाइपर फोकस से हो सकता है, पूरा फोकस एक ही काम पे हो, ऐसा ना हो कि थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो आज सर जो बच्चे हैं, आज सर क्या होता है ना, बच्चों के ऊपर जैसे आपने कहा कि मैंने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा जो 34 आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिनका नाम बता सकते हैं आप? 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सारे के सारे नए रिकॉर्ड्स नहीं है। अच्छा, कुछ रिपीटेड है? हाँ, उसमें से बहुत सारे रिकॉर्ड रिपीटेड है। जैसे कुछ मेरे जो मेन, जो मेरे फेमस दिल के करीब रिकॉर्ड, वो एक है जैसे फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाए थे। जो लास्ट टाइमिंग आई थी वो 1 मिनट 38 सेकंड आई थी। ठीक है, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है, इसका रिकॉर्ड मैंने बनाया था। ठीक है, उसमें 118 एलिमेंट्स को मैंने रिकॉल करके दिखाया था। एक है मैंने स्क्वायर रूट, फास्टेस्ट स्क्वायर रूट, जिसमें अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दिखाए थे। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट में जैसे कोई भी मान लो 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर दिया गया, ठीक है, तो उसको अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। ठीक है। साथ ही जो रिकॉर्ड है, मैंने बाइनरी नंबर का भी रिकॉर्ड बनाया है, नंबर मेमोराइजेशन के भी रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे आपके ऐसे रिकॉर्ड हैं। सर देखिए ना, आपने सर जो बताया अभी सर, वो क्या ना, वो जितना आपने बताया उसमें से कुछ कुछ चीज मेरे को समझ में नहीं आया ना, क्योंकि हमने मतलब पढ़ा तो था, बट अब याद तो कभी होता नहीं है। तो सारा मैथ्स का है ना सर, सारा का सारा। पर सर क्या, हाँ आपने सर ना कुछ कुछ जो नाम बताए वो याद आया कि हाँ हमने पढ़े थे कभी। तो सर लेकिन आज के समय में सर बच्चों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे आपने कहा सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, स्कूल में टीचर का प्रेशर, फिर दोस्त हैं उनका प्रेशर, फिर अपनी लाइफ का है वो अलग प्रेशर। तो एक सर क्या है ना, बच्चा अपने आप को ग्रो करने के बजाय वो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आज के समय में। कितनी किताबें लाद रखी हैं उसके बैग में, वो पढ़ रहा है, सुबह स्कूल जा रहा है, फिर वहाँ से आ रहा है, फिर ट्यूशन जा रहा है, फिर घर आके पढ़ रहा है, फिर सो रहा है, फिर स्कूल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जीवन ना बहुत ज़्यादा उलझनों में है। लेकिन हाँ, पढ़ाई भी वो कर रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन कई बार क्या ऐसा होता है ना कि बच्चा जिस काम को 2 घंटे में कर सकता है, जिस पढ़ाई को वो 10 घंटे में कर रहा है, 2 घंटे की पढ़ाई को 10 घंटे में कर रहा है, आप उस पढ़ाई को 2 घंटे में कहीं ना कहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आप बता रहे हैं कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है। तो सर अगर किसी बच्चे को कम समय में अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई करनी है, अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको 10 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में करना हो, 8 घंटे में करना हो, समय को कम करना हो, और लेकिन उस पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो उससे भी कई गुना अच्छी हो, वो कैसे कर सकता है? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है कि जो पढ़ाई है उसको कम समय में कैसे किया जाए, अगर तो कम समय में करना है तो आपको अपने ब्रेन को समझना होगा। जनरली हो क्या रहा है, बच्चों को आप ये देखिए, बच्चों का पैटर्न क्या है, याद करने का पैटर्न क्या है, रट्टा मारो। कोई भी चीज वो 2 तरीके से याद करता है। या तो अगर कोई चीज समझने की है तो टीचर से या खुद से समझ के याद करता है, उसमें समय लगता है, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। या बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स है, फॉर्मूलाज है, वो बार बार उनको लिख के देख रहा है, बार बार उनका रट्टाफिकेशन कर रहा है, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। हमारा जो ब्रेन है, देखो 2 तरीके के ब्रेन होते हैं, एक होता है लॉजिकल ब्रेन, एक होता है आपका इमेजिनेशन वाला ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन, इमेजिनेशन। तो हमें बचपन से लेकर अब तक लॉजिकल ब्रेन को डेवलप करना सिखाया गया है। लॉजिकल ब्रेन मतलब लॉजिक से कुछ भी याद करना है, समझ के याद करना है, बार बार रिपीट करके याद करना है, रट्टाफिकेशन याद करना है। इस लॉजिकल ब्रेन का क्या होता है कि इस तरीके से आप याद करते हो, एक तो आपको समय बहुत ज्यादा लगता है, दूसरा आप कुछ टाइम के बाद उसको भूल भी जाते हैं। इसलिए पूरे साल पढ़ाई चलती रहती है, पूरे साल रिवीजन चलती रहती है, लेकिन वो लॉजिकल ब्रेन का ही है ना, सारा का बार बार उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आप साथ में अपने राइट ब्रेन,
यानी कि जो आपका कल्पनाशील मस्तिष्क है, आपका जो इमेजिनेशन वाला पार्ट ठीक है, है। अगर इसको यूज करना साथ में शुरू कर दें, जैसे कि मैंने किया। हाउ, कैसे? देखिए, जो आपका इमेजिनेशन है वो 3 चीजों पे, जो आपका जो ब्रेन है ये ठीक 3 है। चीजों पे काम करता है: इमेजिनेशन, एसोसिएशन और रेडिकुलस थिंकिंग। इन 3 चीजों को याद करने के लिए एक छोटा सा वर्ड मैंने बनाया, AIR। EIR। ये एक फॉर्मूला है, ये आपके ब्रेन का सीक्रेट है, ये आपकी मेमोरी को सुपर बना देगा। और जैसे आपने बोला कि घंटों की पढ़ाई कम समय में कैसे की जाए, उससे बेटर कैसे की जाए? हाँ, बेटर कैसे, ये उसका बेस है, ये उसकी फाउंडेशन है। तो उसको इस्तेमाल कैसे करेगा बच्चा? वो मैं तो सुन बताता तो लिया उसने। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ए का मतलब होता है एसोसिएशन। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। वैसे तो देखिए, पिछले 14-15 साल से मैं मेमोरी पे, वैदिक मैथ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। 14-15 साल में काम करने के बाद मुझे इतना समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं आता। पिछले 14-15 साल में पढ़ने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, आज भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो इस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक है ना, ताकि आपका इंटरेस्ट बन पाए और वहां से आप बुक्स के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाए, कुछ लाइव हो जाए, लाइव। हाँ, ठीक है। तो एक बार मैं इस प्रिंसिपल को समझा देता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकल कैसे करना, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आपका ब्रेन जो है ना दोस्तों, एसोसिएशन पे काम करता है। देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा हैंड है, मेरा हैंड किससे कनेक्टेड है, मेरी बॉडी से। मेरी वॉच किससे कनेक्टेड है, मेरे हैंड से। मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपस में कनेक्टेड है। ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस स्टूडियो में आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें हवा में नहीं है, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ये माइक भी है, ये स्टैंड से कनेक्टेड है, स्टैंड फ्लोर से कनेक्टेड है, मैं सोफे से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपका ब्रेन तभी काम करेगा जब आप किसी पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन के साथ में एसोसिएट कर देंगे, लिंक कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। मैं वो बताऊंगा कैसे करना है। तो पहली चीज क्या है, अगर आपको अपनी मेमोरी को शार्प बनाना है तो आपको लिंकिंग आनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से लिंक करना आना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इमेजिनेशन। आपका जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन पे काम करता है, पिक्चर्स पे काम करता है। दुनिया की जितनी भी इन्वेंशंस हैं, हम आदि मानव थे पहले, और आदि मानव से आज हम मतलब यहाँ पे 21st सेंचुरी में बैठे हैं। इतनी जबरदस्त हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, इतना जबरदस्त हमने बहुत कुछ इन्वेंट कर लिया है। ये सब कैसे हुआ, ये हुआ हमारे इमेजिनेशन से। अगर इसी इमेजिनेशन पावर को हम अपनी पढ़ाई में यूज करना शुरू कर दें, तो अगर हम आदि मानव से 21st सेंचुरी में आ सकते हैं, तो क्या इमेजिनेशन से ये जो छोटे छोटे, मैं इनको बड़े एग्जाम नहीं बोलता, ये छोटे छोटे यूपीएससी का जो एग्जाम है, अरे अगर ये एग्जाम बड़ा है तो दुनिया में जो चांद पे जाता है वो क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी जो इन्वेंशंस हो रही है वो क्या हो गया। तो इतने जो एग्जाम्स है ना, इनको बहुत बड़ा, अगर आपने अपने ब्रेन को समझ लिया, ये एग्जाम छोटे लगेंगे आपको। मैंने भी पहले, मैं भी अपने आप को बिलो एवरेज कंसीडर करता था कि मुझे कुछ नहीं आता या मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, लेकिन जैसे ही मैंने इन प्रिंसिपल्स को, इन सीक्रेट्स को समझा, मैंने भी इतने सारे नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, हाँ हो गया दो, हाँ, इमेजिनेशन, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है रेडिकुलस थिंकिंग। रेडिकुलस थिंकिंग का मतलब कुछ अजीब सोच, कुछ अलग सोच। अब इन 3 चीजों को यूज करते हैं, मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ, उस मेथड का नाम है चेन मेथड। चेन मेथड, चेन मेथड, ठीक है, ठीक है। कुछ वर्ड्स में मैं अभी प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। ये तीनों चीजें आपने पूछनी कैसे प्रैक्टिकल करनी है। आपने कभी, देखिए, मैंने बताया एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग, ठीक है। मैं आपको 15 वर्ड्स दे रहा हूँ अभी के अभी, 15 रैंडम वर्ड्स दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना, अभी आपको याद करने की कोशिश करना साथ के साथ में। मेरा जो फर्स्ट वर्ड है वो है चॉकलेट, ध्यान दीजिए, और उसी ऑर्डर में याद करना, उसी सीक्वेंस में याद करना, ठीक है। चॉकलेट, मिकी माउस, बाइक, कार, ठीक है, बुक, गार्डन, योगा, हेलीकॉप्टर, नरेंद्र मोदी, ठीक है, और राहुल गांधी, ठीक है, जीप, जीप के बाद में है टाइगर, ठीक है, क्रोकोडाइल, MRI और सिटी स्कैन, ठीक है। 15 रैंडम वर्ड्स। आपको मैंने ये एक टास्क दिया, आपकी मेमोरी का एक छोटा सा टेस्ट है, इनको याद करना। आपको कैसे याद करोगे, पहले तो अपना ओल्ड पैटर्न बताइए, कैसे याद करोगे। इसको जो है रट्टा मारेंगे, बार बार रट्टा मारेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो कम से कम 20-25 बार इसको रिपीट रिवाइज करना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ एक बार आपको बताया, आपको कितने याद हो गए, मुश्किल 2-3 बताइए कौन कौन से। जैसे एक मिक्की माउस, हाँ, नरेंद्र मोदी, वो भी मिक्की माउस कहाँ है, नरेंद्र मोदी का, मैंने कहा उसी ऑर्डर, उसी सीक्वेंस में ना। एक आपने कहा चॉकलेट, फिर मिक्की माउस, फिर मेरे ख्याल से कुछ बाइक ऐसा वगैरह आपने कही थी, मतलब इतना याद है मुझे, ज्यादा याद नहीं है, झूठ के बोलना, ठीक है।
क्योंकि आप क्या करना, जैसे मैंने बोला था कि आप इसको याद कीजिए, ठीक है, तो आपने अपने लॉजिकल ब्रेन को लगाया कि हाँ कोशिश करते हैं इसको याद करने की। ब्रेन ऐसे याद नहीं करता है। ब्रेन कब याद करता है? जब ब्रेन को एसोसिएशन मिलेगा, ब्रेन को इमेजिनेशन मिलेगी, ब्रेन को रिडिकुलस थिंकिंग मिलेगी। ठीक है। अब अगर यही 15 वर्ड्स आपको 15 सेकंड में याद हो जाए और आप सबको भी याद हो जाए जो ये देख रहे हैं, प्रैक्टिस करना आप भी साथ में, है ना, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी याद करना अभी है ना, और आप सबको भी याद करना है। लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है, आपको अपने लॉजिकल ब्रेन को बाहर करना होगा। लॉजिकल ब्रेन को कि बंद कर दिया वाला ब्रेन। सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सोचना नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार के लिए 15 जो वर्ड्स है मेरे साथ में एक बार रिकॉल कीजिए। फर्स्ट वर्ड बोलो, चॉकलेट, चॉकलेट, मिकी माउस, मिकी माउस, बाइक, बाइक, कार, कार, बुक, बुक, गार्डन, गार्डन, योगा, योगा, योगा के बाद में है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जीप, जीप, टाइगर, टाइगर, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, एमआरआई, एमआरआई, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, अपनी आंखें क्लोज कीजिए। मैं भी अपनी आंखें क्लोज कर रहा हूँ। अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चलिए और अब देखिए कि भूख लगी हुई है और चॉकलेट है किसके हाथ में? मिकी माउस को। चॉकलेट खा रहा मिकी माउस, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और जैसे ही उसने चॉकलेट खाई अब उसका पेट भर गया है। अब वो थोड़ा घूमने टहलने के लिए निकला है अपनी बाइक पे। जैसे ही वो बाइक से थोड़ा सा आगे चला, उसको बड़ी सुंदर सी एक रेड कार दिखाई दी, बड़ी सुंदर है। और रेड कार की जैसी आप छत पे देख रहे हो, और रेड कार की रूफ पे एक बड़ी सी, एक बहुत बड़ी किताब बनी हुई है। और उस किताब पे क्या है? उस किताब पे देखिए एक सुंदर सा गार्डन बना हुआ है, एक बहुत सुंदर गार्डन। इतना सुंदर गार्डन है कि आप वहां पे बैठ के योगा कर रहे हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए, आपके साथ योगा करने के लिए हेलीकॉप्टर से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को देखकर राहुल गांधी का मन बदल गया, वो उनको किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके अपनी जीप में जैसे ही आगे चले, वो जो जीप है वो एक टाइगर की है। ठीक है, टाइगर उस टाइम पे क्या कर रहा था? टाइगर होता है डॉक्टर, वो एक क्रोकोडाइल का एमआरआई कर रहा है। और वो किससे कर रहा है? एक सिटी स्कैन से। एक छोटी सी मैंने स्टोरी, अब एक बार खोलिए आंखें, एक छोटी सी स्टोरी बनाई। अब देखिए मेरे साथ रिलेट कीजिए। सबसे पहले भूख लगी हुई थी, वो जो चॉकलेट थी, वो चॉकलेट किसने खाई? मिकी माउस ने। मिकी माउस ने खाई। मिकी माउस उसके बाद टहलने के लिए किस पे निकला? बाइक में। बाइक के आगे क्या थी? कार। कार की छत पे देखो किताब। किताब के ऊपर क्या बना हुआ? गार्डन। गार्डन में आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे गार्डन के ऊपर? योगा। 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 आपको ज्वाइन करने किससे? नरेंद्र मोदी, ओ सॉरी, हेलीकॉप्टर से नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी को किडनैप किसने किया? राहुल गांधी जी ने। वो किस में बैठाया? जीप में। वो जीप किसकी है? टाइगर की। टाइगर क्या कर रहा है? क्रोकोडाइल का वो एमआरआई किससे कर रहा है? सिटी स्कैन से। सिटी स्कैन से। तो क्या हुआ? ये 15 रैंडम वर्ड्स थे। ये तो मैंने कहा था ना आपको कि एक बार के लिए आपको अपना जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो एक साइड करना है। अब आपने क्या किया, जब आप आंखें बंद कर रहे थे ना, जैसे जैसे मैं वो कहानी, वो स्टोरी बता रहा था, तो कहीं ना कहीं वो लॉजिकल ब्रेन आपको डिस्टर्ब कर रहा था। ऐसा कैसे हो रहा है? चॉकलेट कौन खा रहा है? मिकी माउस। मिकी माउस क्यों खा रहा है? क्या मिकी माउस कभी बाइक चलाता है? क्या बाइक कार का पीछा कर रही थी? चलो कार का पीछा कर दे, लेकिन कार की छत पे किताब थोड़ी ना होती है। किताब गार्डन कहाँ से हो गया, है ना? और नरेंद्र मोदी जी मुझे थोड़ी ज्वाइन करेंगे। तो क्या था, ये लॉजिकल ब्रेन बार बार रोक रहा था। अगर ये चीज मैं बच्चे को कराता, एक 5-6 साल का बच्चा होता या बैठता, तो मैं जब उसको ये एक्टिविटी कराता, वो इस चीज को एंजॉय करता, है ना? उसको हंसी आती, उसको मजे आते। तो जितना वो उसको हंसता, मजा लेता, उतनी जल्दी उसको याद होता है। अब ये क्यों याद हुआ पता है आपको? इसमें 3 चीजें मैंने की। मैंने चॉकलेट को मिकी माउस से, मिकी माउस को बाइक से, बाइक को कार से, इन सबको आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, लिंक कर दिया, जोड़ दिया। तो जैसे ही चॉकलेट याद आएगी, चॉकलेट के बाद क्या याद आएगा? मिकी माउस। वो एक सीरीज बन गई, वो पूरी एक चेन बना दी, है ना? जैसे कि एक मूवी होती है, मूवी में क्या होता है? एक सीन दूसरे सीन से कनेक्ट होता है, तभी 3 घंटे की जो मूवी होती है बिना पेन पेपर के हमें याद हो जाती है। अच्छा सर, इसमें ना जैसे आपने बताया, तो सर आपने ना ये कुछ चीजें बताई, बट सर बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बात तुम सही कर रहे हो, याद तो हो गया। अभी सर जैसे आपने पढ़ाई है, तो जैसे उसमें अभी मैंने ये लिख रखा है इसमें, तो अगर मुझे इसको याद करना हो कि आप 1 घंटे में 60 मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, है ना, उनको सीधे ही पढ़ सकते हैं, रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, ये कमाल की टेक्निक कैसे काम करती है जो इतनी तेजी के साथ आप याद रख लेते हैं, क्योंकि ये लोगों को लगेगा कि आप कंप्यूटर हैं, जितना तेज आप चीज़ों को याद रखते हैं। क्या एक आम इंसान इन चीज़ों को कर सकता है? एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। ये एक पैराग्राफ है, मान लीजिए इसको ही याद करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम गलती क्या करते हैं, हम पूरा के पूरे पैराग्राफ को याद करने की कोशिश करते हैं। एक पैराग्राफ में 90% तो ग्रामर होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, करता हूँ, करते हैं, इस तरीके से इज, एम, आर, वाज, वर। और उसमें जो 10% होते हैं वो होते कीवर्ड्स। ठीक है। जब भी,
क्योंकि हम सीधा क्या आ गए, हम चेन मेथड से हम कुछ वर्ड से सीधा पैराग्राफ पे आ गए। लेकिन मैं पैराग्राफ का भी बताता हूँ। अगर कोई भी पैराग्राफ आपको याद करना है या पूरा का पूरा आपको चैप्टर याद करना है, तो सबसे पहले आप अपने दोनों ब्रेन को यूज कीजिए। आप अपने लॉजिकल ब्रेन को भी यूज कीजिए, आप अपने राइट ब्रेन को भी यूज कीजिए। लॉजिकल ब्रेन का मतलब क्या, उसको अच्छे से समझ लीजिए पहले। आधा तो तब याद हो गया आपका, समझ लिया। उसके बाद है कि जो चीज समझिए, अब उसको याद रखना भी तो है ताकि एग्जाम में रिकॉल कर पाए। तब आप क्या करेंगे, जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में आप अपनी पेंसिल उठाएंगे और उस पेंसिल से आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे। उस एक पैराग्राफ में जो मैंने बताया 90% तो ग्रामर, उसको छोड़ दीजिए। जो 10% जो कीवर्ड है, जो मेन वर्ड है, जिससे आप पूरा सेंटेंस फॉर्म कर दोगे, जिससे आप पूरा पैराग्राफ बना दोगे, अगर वो मेन वर्ड आपको पता चल जाए तो, है ना, तो वो अंडरलाइन कर दीजिए, उस पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। तो जैसे तैसे करके उस पैराग्राफ में आपको 15 से 20 वर्ड ही मिलेंगे जो मेन कंटेंट है। तो 15 से 20 वर्ड मिल गए, तो 15 से 20 वर्ड तो मैंने अभी आपको याद करा दिए। तो वो जो वर्ड मिलेंगे वहां पे आप अपना चेन मेथड को यूज करके एयर आपकी फाउंडेशन में काम करे। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा बेचारा ज्यादातर करता है ग्रामर याद, उसको मेन जो कीवर्ड है, मेन जो कीवर्ड है वो तो उसको पता ही नहीं होते बेचारे को, और उसके चक्कर में पूरी किताब रट लेता है वो। नहीं, वो कितना इम्पॉसिबल काम कर रहा है यार। पूरी की ग्रामर कैसे याद होगी, कंप्यूटर थोड़ी ना। इतना मतलब। और टीचर क्या फोकस करते हैं, वर्ड टू वर्ड याद करो, लाइन टू लाइन याद करो, मतलब सेम याद करो, ऐसे थोड़ी ना होता। मतलब टेक्निक गलत लगा रहे हैं टीचर्स भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कभी भी ऐसा ना किया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि समझने का पार्ट नहीं करना, समझने का पार्ट करना, लेफ्ट ब्रेन का अपना लॉजिकल ब्रेन को यूज करना है, लेकिन जब भी याद करना है तो राइट ब्रेन को यूज करना। ये टेक्निक सर ने बड़ी खतरनाक बताई। जैसे सर अगला सवाल मेरा आपके लिए है, हमारे ना बहुत सारे जो आज लोग देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग ना व्यापारी लोग भी हैं जो हमारे ऑडियंस है। तो क्या होता है ना, जैसे व्यापार में सेल्स मार्केटिंग में क्या होता है कि याद करना पड़ता है चीजों को। उसका जो प्रोडक्ट है उसको उसे बेचना है। अब उसके लिए ना उसको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन याद रखना होता है जब वो क्लाइंट को बताता है कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और कई बार वो बेचारा भूल जाता है। कई बार जो व्यापारी होता है वो भी किसी पीपीटी को याद कर रहा होता है, जब वो पीपीटी चल रही होती है तो वो मेन टाइम में भूल जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसी व्यापारी को भी, बिजनेसमैन को भी, ये तो हम बच्चे की बात कर रहे थे, लेकिन सर बच्चे बड़े होने के बाद कुछ करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करता है, तो उसमें भी उनको उस मेमोरी टेक्निक की आवश्यकता पड़ जाती है। तो क्या ये मेमोरी टेक्निक हर बिजनेसमैन के लिए भी काम कर सकती है या फिर जो सेल्स का आदमी है? देखिए, ब्रेन हम सबके पास होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ब्रेन को अपने तरीके से यूज करता है, एक बिजनेसमैन अपने तरीके से यूज करता है। ये जो मेमोरी की टेक्निक है, ये ऐसे नहीं है कि एक स्टूडेंट के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि उनको बहुत कुछ याद करना होता है, उनको सिलेबस याद करना होता है। एक बिजनेसमैन को सिलेबस भले ही याद ना करना हो, लेकिन लोगों के नाम तो याद करने होते हैं, उनको पीपीटी तो याद करनी होती है, उनको बहुत सारी चीजें तो याद करनी होती हैं। तो मेमोरी की टेक्निक सिर्फ स्टूडेंट के लिए काम नहीं करती, प्रोफेशनल्स के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी, ताकि वो अपने क्लाइंट्स का नाम याद कर पाए, पीपीटी याद कर पाए। उसका भी बेस वही है, AIR। अब देखिए ना, आपको स्विमिंग आ गई है, ठीक है, तो आप स्विमिंग पूल में भी कर लेंगे, बिल्कुल, आप नदी में भी कर लेंगे, आप समुद्र में भी कर लेंगे, आप कहीं भी चले जाए, ठीक है। आपको अगर बाइक चलानी आ गई है, किसी भी कंपनी की बाइक दे दो, तो मेमोरी की टेक्निक्स ऐसे नहीं है कि बिजनेसमैन के लिए अलग है या स्टूडेंट के लिए। टेक्निक सेम है, ब्रेन सेम काम करता है। ब्रेन काम करता है 3 चीजों पे, अप्लाई करने का तरीका अलग है। ब्रेन को बस 3 चीजें चाहिए कि अगर कुछ भी याद करना, आपस में लिंक करो, उसको देखो और उसको कुछ ऐसा फनी सा बनाओ। जैसे कि मूवी देखने जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब मूवी देखने जाते, जैसे आपने बिजनेसमैन का एक एग्जांपल दिया कि बिजनेसमैन छोटी छोटी बातें भूल जाता है, स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को भूल जाता है। लेकिन जब ये दोनों किसी मूवी को देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है, क्या पेन पेपर लेके जाते हैं? नहीं जाते। उसके बावजूद क्या उसको याद करते हैं? बिल्कुल याद करते। ना पेन पेपर लेके जाते, ना उसको याद करने की कोशिश करते, याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर भी याद रहती है, बाय डिफॉल्ट अपने आप याद हो जाती है। क्योंकि जहां पे ब्रेन की 3 चीजें होंगी, एक सीन दूसरे से कनेक्ट है, सारा उसको हम देखते हैं और इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, और उसमें इंटरेस्ट बनता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रेडिकुलस, कुछ ना कुछ इमोशंस, वो सारी की सारी चीजें कनेक्ट होती है। तो जब ये 3 चीजें इकट्ठी होती है तो याद करना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट याद हो जाता है। जैसे आप किसी से मिलते हैं, आप जनरली बिजनेस इवेंट्स में जाते हैं, अब देखिएगा, आप लोगों के ना चेहरे कभी नहीं बोलते, आपको ये दिखता है ये उस इवेंट में मिले थे, या इनको मैं जानता हूं, कहीं ना कहीं देखा है। नाम याद नहीं है, क्यों? चेहरा याद है, देखा था, इमेजिनेशन के तौर पर और नाम सुना था। इसका लॉजिक ये होता है कि जो नर्व्स होते हैं ना, ब्रेन की कोशिकाएं, वो आई से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ठीक है, और जो बाकी सेंसेस हैं उनसे इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसलिए जो भी चीज हम देखते हैं, जो भी चीज हम इमेजिन करते हैं, वो हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। ये चीज मैंने फील की है
जैसे मैं जब कभी कुछ मुझे कहीं जाना होता है, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, तो मैंने 2-3 दिन से पहले से ही मेरे दिमाग में आने लग गया, ऐसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे पूछेंगे, ऐसे एक्शन होगा, ऐसे शब्द का टोन होगी, ऐसे हम बात करेंगे, ये सवाल पूछूंगा मैं, सर ऐसे बैठेंगे, मैं ऐसे बैठूंगा, ये होगा। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमेजिनेशन के तौर पर हम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बजाय कि पढ़ते लिखते रहने के। बिल्कुल। और जनरली कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मान लीजिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम पॉडकास्ट ही करें। जैसे कि कोई गेम खेलते हैं, जैसे हम चेस खेलते हैं, फोकस। चेस खेलने लगे तो क्या चेस खेलते हम कोई और काम कर सकते हैं? तो ऐसे ही अगर हम पढ़ें या कोई भी काम करें, जब हम एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तब हमारा ब्रेन ज्यादा काम करता है। ओके, यानी कि हाइपर फोकस चाहिए किसी एक काम में। बिल्कुल। और कई बार मेरे सामने एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे मैं डिजिट्स वगैरह, नंबर्स वगैरह याद करता हूँ, तो नंबर्स कैसे याद कर लेता हूँ, नंबर्स को कैसे इमेजिन कर लेता हूँ, तो उसका एक मेथड होता है फोनेटिक मेथड। तो नंबर्स भी मैं नंबर्स की फॉर्म में याद नहीं करता, उन नंबर्स को भी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से मैं इमेज में कन्वर्ट करता हूँ। वो जितने भी नंबर्स होते हैं वो इमेज बन जाते, और इमेज को दूसरी इमेज से कनेक्ट करके यानी कि तरीका वही है। जो भी चीज है, चाहे कोई पिक्चर लेस है, उसको पिक्चर फुल बनाना है, और कोई चीज पिक्चर फुल बनी तो ब्रेन उसे याद रखेगा। अगर ऐसी कोई 2-3 किताबें, या अगर आपके कोई प्रोग्राम है तो हमारे ऑडियंस को बताइए कि कौन कौन सी प्रोग्राम या कौन कौन सी वीडियो से वो अपनी मैं आपको सच बताऊं कि मैं इतने सालों से मेमोरी पे, वैदिक मैथ्स पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे एक वो किताब नहीं मिली जिससे मैं अपनी मेमोरी को, मतलब हर किताब से कुछ ना कुछ सीखा। वो जैसे हम बात कर रहे थे कि हर आदमी सब कुछ नहीं जानता है, कोई आदमी कुछ कुछ जानता है, कुछ सीखा। तो फाइनली मेरा मन था कि मैं कोई एक ऐसी किताब लिखूं जिसमें वो सारी की सारी चीजें डाल पाऊं। आप किताबें आपकी? हाँ, तो मैंने लॉकडाउन में एक किताब लिखी जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी। वो जो है अमेज़न पर, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह टैग कर दूंगा आपको। हाँ, हर जगह अवेलेबल है वो किताब। और उस किताब में मैंने अपने वो सारे के सारे सीक्रेट्स डाल दिए, जिस तरीके से मैं याद करता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ उसमें डाल दिया है, क्योंकि एक किताब में, जब मैं कह रहा हूँ 14-15 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, तो अभी भी मुझे कुछ नहीं आया, तो मैंने मैक्सिमम अपनी सारी चीजें डाल दी हैं। उसका कभी बनेगा तो पार्ट 2, लेकिन पार्ट 2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो एक किताब भी आपने पढ़ ली तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। क्या बात है। तो आज सर ने हमें बताया, और हाँ, सर ने अपनी किताब के बारे में बताया। मैं उसका लिंक आपको टैग कर दूंगा, सर के सोशल मीडिया हैंडल्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सर, आपने बहुत जबरदस्त जानकारी हमारे साथ शेयर की, और उम्मीद है उन सभी लोगों को जो हमें देख रहे हैं आज, उन लोगों ने अपनी मेमोरी के ऊपर काम किया होगा और अपनी मेमोरी के ऊपर काम कर पाएंगे। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जिनको भी अपनी मेमोरी को मजबूत बनाना है। सर ने प्रिंसिपल बताए और साथ में अपनी किताब बताई, किताब को जाके बाय जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच राजेंद्र भाई, आपने ये मौका दिया और जो भी मैंने कुछ सीखा वो शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।